Hello class, my name is Monica. I am faculty of Dr. Om Prakash Institute of Management and Technology, Farrukhabad. Today I will teach you International Trade subject from BBA 6th semester, and today I will teach you International Trade Theories. प्रीवियस वीडियो में हमने आपका फैक्टर इन्वॉल्वमेंट थ्योरी, कॉम्परेटिव एडवांटेज थ्योरी एंड एब्सोल्यूट एडवांटेज थ्योरी एंड द थ्योरी ऑफ मर्केंटाइलिज्म ये डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे आपके पास रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरीज के, जिससे हम स्टार्ट करते हैं कंट्री सिमिलैरिटीज़ थ्योरी से। कंट्री सिमिलैरिटीज़ थ्योरी ये कॉन्ट्राडिक्ट करती है फैक्टर इन्वॉल्वमेंट थ्योरी को, और जो ये थ्योरी है कंट्री सिमिलैरिटीज़ थ्योरी ये दी थी ब्रिटिश के एक इकोनॉमिस्ट ने, स्टेफन बी लिंडर ने, इन 1961 में। और ये जो थ्योरी थी कंट्री सिमिलैरिटीज़ थ्योरी ये अपोजिट थी हैक्सर एंड ऑलन थ्योरी का। जो उनके स्टेटमेंट थे, जो उनका कहना था, उसके बिल्कुल अपोजिशन में ये वर्क करती है कंट्री सिमिलैरिटीज़ थ्योरी। और इनका जो कॉन्सेप्ट है कि किस पे हमें वर्क करना है, मीन्स कि हमें किस पे फोकस करना चाहिए, एक्सपोर्ट पे करना चाहिए या इंपोर्ट पे करना चाहिए, या जिसमें हमारे लेबर्स कम लगते हैं, जिसमें हमारा कैपिटल बेस्ड होता है, कि हमें किस टाइप में हमें ट्रेड करना चाहिए। तो इनका कहना था कि हमें इंट्रा इंडस्ट्रियल ट्रेड करना चाहिए। इंट्रा इंडस्ट्रियल ट्रेड क्या होता है? जहाँ पे दो सिमिलर कंट्रीज़ अपने गुड्स को साथ मिलके बनाते हैं, गुड्स एंड सर्विसिंग को, और फिर मार्केट में लॉन्च करते हैं या एक्सपोर्ट करते हैं। तो कंट्री सिमिलर थ्योरी क्या कहती है? ये अपने नाम से ही रिप्रेजेंट करती है अपने वर्क को। कंट्री सिमिलैरिटीज़ मतलब कि जो कंट्रीज़ में एक जैसे, दो कंट्रीज़ एक जैसे हों या तीन कंट्रीज़ एक जैसे हों, मतलब कि कंट्रीज़ में सिमिलैरिटीज़, एक समानता दिखाना। इसमें क्या होगा आपकी कंट्री सिमिलैरिटीज़ में? आप है ना आपके पास जो स्कैर्स रिसोर्सेज हैं उनका यूज़ ना करते हुए जो रिसोर्सेज आपके पास ज़्यादा अवेलेबल हैं उनमें आप ट्रेड करेंगे। जैसे कि आपके पास लोकल अवेलेबल फैक्टर्स का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करके आप एक्सपोर्ट करेंगे चीज़ों को। इसमें क्या होगा, जब आपके पास लोकल रिसोर्स अवेलेबल रिसोर्सेज जो फैक्टर्स है वो आपके पास ज़्यादा होंगे, तो अगर आप उसमें ट्रेड करेंगे तो ऑब्वियसली आपको एडवांटेज होगा ही होगा। और यहाँ पे क्या होगा, जो इंटर इंडस्ट्रियल ट्रेड है वो क्या कहता है, सेम कंट्रीज़ में जैसे कि डिमांड स्ट्रक्चर होगा वो भी सेम हो, लोगों की जो रिक्वायरमेंट है वो भी सेम है, सेम फैसिलिटीज़ है, तो क्या होगा, दोनों कंट्री एक साथ मिलकर काम करेंगी तो ज़्यादा एडवांटेज अचीव होगा। जैसा कि हम लोगों को पता है कि जब हम एक साथ रहते हैं तो हमें लगता है कि हमें कोई भी हार्म नहीं पहुँचा सकता है। सब कहते हैं ना कि हमें हमेशा साथ में रहना चाहिए, मिल के रहना चाहिए। तो ये क्यों कहा जाता है? जब कोई साथ में होता है तो उसके पास पावर ज़्यादा होती है। ठीक इसी तरीके से यहाँ पे भी है, जब दो कंट्री हमारे साथ में मिलकर ट्रेड करेंगे तो क्या होगा, इनके पास पावर ज़्यादा होगी, एक्सपोर्ट ज़्यादा कर सकेंगे, सामान ज़्यादा होगा, और जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम होगी यहाँ पे। जैसे कि हम आपको एक एग्जांपल देके बताते हैं इंट्रा इंडस्ट्रियल ट्रेड का। इंट्रा इंडस्ट्रियल ट्रेड में क्या होगा, सपोज डैट जापान जो है वो टोयोटा कार प्रोड्यूस करता है और अमेरिका जो है वो टेस्ला की कार प्रोड्यूस करता है तो दोनों का प्रोडक्शन सेम ही ना, कार ही दोनों प्रोड्यूस करते हैं, बस ब्रांड अलग है, कुछ फीचर्स अलग होंगे, बट मोस्टली जो प्रोडक्ट हैं वो सिमिलैरिटीज़ में आते हैं। यहाँ पे कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ज़्यादा वेरिएशन नहीं है हमारे प्रोडक्ट्स में। तो क्या करेंगे, जापान और अमेरिका साथ में मिलकर ट्रेड करेंगे तो इन्हें एडवांटेज होगा। नेक्स्ट है आपका, इसमें एक इंटर ट्रेड भी है, इंटर इंडस्ट्रियल ट्रेड। इसमें क्या होता है, इंटर इंडस्ट्रियल ट्रेड में यहाँ पे आपके दो कंट्रीज़ जो हैं उनके पास में सिमिलर प्रोडक्ट्स नहीं होंगे, या जो एक्सपोर्ट होगा या इंपोर्ट होगा वो सिमिलर प्रोडक्ट्स का नहीं होगा, उसमें प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन रहेगा। जैसे अमेरिका जो है वो हमारा कार प्रोड्यूस कर रहा था, कार की मैन्युफैक्चरिंग कर रहा था, बट इंडिया जो है, इंडिया तो टेक्नोलॉजिकल बेस्ड है नहीं, इंडिया तो लेबर बेस्ड है। तो यहाँ पे और यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं हमारे पास, तो क्या होगा, इंडिया के पास स्पाइसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इंडिया जो है वो
एक्सपोर्ट किसका करेगा? स्पाइसेस का, क्योंकि उसे स्पाइसेस का एक्सपोर्ट करने में फ़ायदा होता है। अगर वो कार का एक्सपोर्ट करेगा तो कार की प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, लोग उसे परचेज़ नहीं कर पाएंगे, और परचेज़ कर भी पाएंगे तो ज़्यादा दिन वो अपने मार्केट में रेपुटेशन नहीं बना सकता, क्योंकि बहुत कम ही लोग इसको परचेज़ करेंगे। जहाँ मार्केट डाउन, एक बार परचेज़ कर लेंगे, 2 बार परचेज़ कर लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं करेंगे। तो हमारा इंट्रा इंडस्ट्रियल ट्रेड क्या कहता है कि हमारे जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, जैसे अमेरिका में कार और इंडिया में स्पाइसेस हैं, तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज करेंगे, जिसको जो नीड होगी वो एक्सपोर्ट करेंगे। ये कंट्री सिमिलैरिटीज़ थ्योरी को फॉलो नहीं करेंगे। नेक्स्ट वी विल मूव ऑन प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल थ्योरी क्या कहती है? फर्स्टली हम इसमें ये बताएंगे कि ये थ्योरी दी किसने थी। ये रेमंड वर्नॉन ने दी थी मिड ऑफ 1960s। ठीक है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का नाम तो आपने पहले भी सुना होगा ना, कि प्रोडक्ट लाइफ साइकिल क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इसमें हम क्या पढ़ते हैं। ये एक लाइफ साइकिल होती है, जैसे कि हमें नॉर्मल अपना ह्यूमन बीइंग की लाइफ साइकिल पता है, एक रोटेशनल होता है कि पहले छोटे बेबी होते हैं, फिर वो बड़े होते हैं, स्कूलिंग होती है, फिर उनका कॉलेज होता है, फिर उनकी जॉब होती है, फिर ऐसे ऐसे उनका फिर एक मेच्योरिटी लेवल, मतलब एक चाइल्ड होता है, फिर वो एक थोड़ा सा बड़ा होता है, मैच्योर बनता है। मैच्योर के बाद में क्या होता है? मैच्योर के बाद में फिर वो ओल्ड एज पे आ जाता है। ओल्ड एज के बाद में क्या होता है? डेथ हो जाती है। ये पार्ट हमारा कवर्ड करता है ना लाइफ साइकिल। ठीक इसी तरीके से हमारे प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में होता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में क्या होगा? इसमें आप एक डायग्राम देख रहे हैं यहाँ पे क्या बता रहे हैं आपको? इनिशियल स्टेज पे क्या होगा? आप अपने प्रोडक्ट को जब मार्केट में लेके आएंगे, मतलब कि उसका बर्थ होगा, जब वो मार्केट में आएगा तो वो इंट्रोड्यूसिंग में आएगा, इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे, उसके बारे में समझाएंगे कि आप ये परचेज़ कीजिए, इसमें आपको प्रॉफिट होगा, ये अच्छा प्रोडक्ट है, आपके लिए हेल्दी है एंड ऑल, बहुत सारे फीचर्स आप उसको एडवांटेज के रूप में बताएंगे। फिर लोग उसे परचेज़ करेंगे। जब एक उसे परचेज़ करेगा, अगर वो सेटिस्फाई होगा तो वो अपने फ्रेंड्स को बताएगा, फैमिली मेम्बर्स को बताएगा, रिलेटिव को बताएगा। तब क्या होगा? स्प्रेड होने लगेगी यहाँ पे इन्फॉर्मेशन, डिमांड जो है वो बढ़ने लगेगी और प्राइस भी उसका बढ़ेगा। प्राइस क्यों बढ़ेगा? क्योंकि अभी उनके पास इतना प्रोडक्शन तो है नहीं, अभी वो इनिशियल स्टेज पे है, तो यहाँ पे डिमांड के साथ साथ प्राइस भी बढ़ रहा होता है। बट एक स्टेज पे आके जो प्राइस है वो नॉर्मल इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाता है। क्यों आ जाता है? क्योंकि जब हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, उसकी जो प्रोडक्शन है वो अवेलेबल है क्वांटिटी मार्केट में, तो उसका प्राइस जो है वो ज़्यादा नहीं होगा, नॉर्मल हो जाएगा। फिर जब स्प्रेड हो जाएगी इन्फॉर्मेशन, लोग उसको डिमांड में लेने लगेंगे, तब वो कहाँ आ जाएगा? मेच्योरिटी लेवल पे आ जाएगा, मतलब एकदम पीक लेवल पे आ जाएगा कि सबको इसके बारे में पता चल गया है, सब इसे अच्छे से परचेज़ कर रहे हैं, आपका फीडबैक भी अच्छा आ रहा है। फिर इसके बाद में जब सब लोग इसे परचेज़ करने लगेंगे, आपके मार्केट में वैल्यू भी अच्छी हो जाएगी। तब क्या होगा? फिर धीरे धीरे करके वो आपके पास कॉम्पिटिटर मार्केट में आ जाएंगे, आपके प्रोडक्ट की कॉपी मार्केट में मिलने लगेगी। तो आपके जो प्रोडक्शन की कॉस्ट है, उससे कम कॉस्ट में जब आपके मार्केट में चीज़ें अवेलेबल होंगी तो लोग वहाँ पे स्विच कर जाएंगे और वो आपके प्रोडक्ट की तरफ कम अट्रैक्ट रहेंगे, वो दूसरे ब्रांड या दूसरे प्रोडक्ट की तरफ डाइवर्ट हो जाएंगे जो आपके सिमिलर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है? डिक्लाइन आ जाता है। ये हमारा एक प्रोडक्ट लाइफ साइकिल का डायग्राम के थ्रू बताया गया है आपको। इसमें आपके प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में इनोवेटर्स भी आते हैं, जो हमारे फर्स्टली जो कंपनी होती है, जो न्यू प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके न्यूली मार्केट में लेके आते हैं, उनके लिए होती है ये प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। जैसे कि अभी वैक्सीनेशन का है, वैक्सीनेशन क्या है? जिसने भी ऑरिजिनेट की है, जिसने भी डिस्कवर की है वैक्सीन, वो मार्केट में लेके आएगा। उसका फॉर्मूला, उसकी क्वांटिटी, उसके जो रॉ मटेरियल है, वो सारी चीज़ें बस एक ही कंपनी को पता है। इसी वजह से उसका जो चार्ज है वो ज़्यादा है। पहले आपने देखा था कम था, लेकिन अभी आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखा होगा मार्केट में कि वो कह रही है कंपनी जो वैक्सीन बना रही है कि उनके प्राइस 400, 600, 800 इस टाइप के रखेंगे। वो क्यों रखेंगे? क्योंकि उन्हें पता है मोनोपोली मार्केट चल रहा है हमारा, मोनोपोली मार्केट चल रहा है ना। तो अब जितने चाहें वो उतने प्राइस रखें, जैसे चाहें वो वैसे मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लेके आएंगे।
और इसके लिए हम एक और आपको बताते हैं कि इसमें क्या होता है। ये इसमें जब कोई भी आप न्यूली प्रोडक्ट को लेके आते हैं, एक तो ये वैक्सीनेशन का हो गया, एक दूसरा एग्जांपल हम आईफोन का लेते हैं। जो आईफोन है वो आपका किसने प्रोड्यूस किया है? यूएस ने। यूएस ने किया ना। यूएस कैसा है? हमारा डेवलप्ड कंट्री में आता है। जब कोई भी न्यू प्रोडक्ट, न्यू टेक्नोलॉजी जो आती है मार्केट में, वो फर्स्टली कौन लेके आता है? डेवलप्ड कंट्रीज़ लेके आते हैं। जैसे कि आईफोन, आईफोन कौन लेके आया? अमेरिका लेके आया। अमेरिका क्या है? डेवलप्ड कंट्री है। तो उसने क्या करा? अपने कंट्री के लोगों को आईफोन यूज़ करने के दिया, मार्केट में लेके आया, लोगों ने उसे परचेज़ किया, यूज़ किया। उसको लगा कि अमेरिका को लगा कि ये हमारे लिए यूटिलाइज, मतलब कि हमारे लिए प्रॉफिट का काम करेगा, इससे सब सेटिस्फाइड है और इसको सब लाइक भी कर रहे हैं प्रोडक्ट को। तो उसने नेक्स्ट स्टेप पे मूव किया, मेच्योरिटी प्रोडक्ट्स पे। मेच्योरिटी प्रोडक्ट्स में क्या होगा? प्रोडक्शन में यहाँ पे हम डेवलप्ड कंट्रीज जो और हैं, जैसे यूएस डेवलप्ड कंट्री है, इसी तरीके से और भी जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, हम उनसे कांटेक्ट करेंगे और अपने आईफोन को वहाँ पे लॉन्च कराएंगे। जैसे कि स्विट्ज़रलैंड हुआ, स्विट्ज़रलैंड में हमने आईफोन की डिलीवरी करी, जो हमारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में आता था, हमने वहाँ पे उनको पहुँचाया, लोगों ने उसके रिव्यू अच्छे दिए, उनको और अच्छा लगा। तो फिर वहाँ से फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप पे कहाँ जाएगा? स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट्स पे। इसमें हम क्या करते हैं? ऑल डेवलप्ड कंट्रीज़ एंड डेवलपिंग कंट्रीज़ दोनों को इन्वॉल्व करते हैं। होल ओवर वर्ल्ड हम अपने प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करते हैं। अब हम होल ओवर द वर्ल्ड हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करेंगे तो वर्ल्ड तो हमारा बहुत बड़ा है, इतनी सारी कंट्रीज़, कुछ कंट्रीज़ पास में, कुछ कंट्रीज़ दूर भी हैं हमारी। तो हम सब जगह अगर एक्सपोर्ट करेंगे अपनी कंट्री से तो हमें महंगा भी पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं? जहाँ पे हमें लगता है कि यहाँ पे हम अपने प्लांट को इस्टेब्लिश करेंगे और यहाँ पे हमें कॉस्ट कम लगेगी हमारे प्रोडक्ट की, तो हम क्या करते हैं? वहाँ पे हम अपना प्लांट यूनिट जो है वो इस्टेब्लिश करवा देते हैं। प्लांट की जो यूनिट इस्टेब्लिश करवा देते हैं, फिर वहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं कि हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग यहाँ पे कितना खर्चा आ रहा है, कितने पैसे लग रहे हैं, कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कैसी डिमांड है, सारी चीज़ों का एनालिसिस करते हैं। फिर हम इसमें क्या करते हैं? जहाँ पे हमें सस्ते में प्रोडक्ट्स मिल रहे होते हैं, भले वो हमारा ओरिजिनेट कंट्री हो, हम वहाँ पे इंपोर्ट कराते हैं चीज़ों को। जैसे कि आईफोन हो रहा था जिसे यूएस ने डेवलप किया था, वहाँ से चीज़ों को एक्सपोर्ट कराना चाहिए था, वहाँ से आईफोन एक्सपोर्ट होना चाहिए था। बट यहाँ पे अब क्या हो रहा है? ये ऑल होल ओवर द कंट्री स्प्रेड हो चुका है। बट इन्हें लग रहा है कि अगर हम इसका प्लांट इंडिया में खोलेंगे तो हमें यहाँ से परचेज़ करने में आईफोन को ईजी पड़ेगा और सस्ता पड़ेगा कंपेरेटिवली टू हमारी होम कंट्री के। तो ये हमारे इंडिया से एक्सपोर्ट कराएंगे, अपनी कंट्री यूएस में इंपोर्ट करेंगे आईफोन को। ये हमारा प्रोडक्ट लाइफ साइकिल है। Now we will move on नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी। ये नेशनल कंपैरेटिव एडवांटेज थ्योरी किसने दी थी? मिराकल पोर्टर ने दी थी 1919 में। इसको हम और किस नाम से जानते हैं? नेशनल एडवांटेज ट्रेड थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। इसमें हमारे क्या बताया जाता है कि जिस कंट्री के पास हमारे अवेलेबल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, जिस नेशन के पास, उसको उस पर वर्क करना चाहिए। और इन्होंने एक मॉडल भी दिया था, उसका नाम क्या है? पोर्टर्स डायमंड मॉडल। जो नेशनल कैपिटल एडवांटेज थ्योरी है, ये पोर्टर्स डायमंड के ऊपर वर्क करती है। पोर्टर्स डायमंड मॉडल ये है, ये इसमें फोर पॉइंट्स हैं जो इसमें मेजर रोल प्ले करते हैं, इसी के ऊपर ये थ्योरी वर्क करती है। फर्स्ट पॉइंट है इसमें फैक्टर कंडीशन। फैक्टर कंडीशन में क्या होता है? इसमें आपके कंट्री के किसी भी टाइप की हो कंट्री, जैसे कि इंडिया में लेबर होते हैं, अमेरिका में टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, तो जिसके पास जिस टाइप के रिसोर्सेज या फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं उनको उसमें ट्रेड करना चाहिए। नेक्स्ट क्या बताता है? डिमांड कंडीशन। जिसके पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं उसको उसमें ही ट्रेड करना चाहिए। प्लस जहाँ पे हमारी डिमांड है, डिमांड को भी हम प्रायोरिटी पे रखते हैं कि अगर हमारे पास डिमांड जहाँ पे होगी जिस प्रोडक्ट की, अगर हम उन चीज़ों को वहाँ पे डिलीवर करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, तो हमें ज़्यादा एडवांटेज होगा, क्योंकि जहाँ पे डिमांड है वहाँ पे लोग उसको परचेज़ करेंगे। जहाँ पे डिमांड नहीं होगी वहाँ पे आपके प्रोडक्ट्स को कोई देखेगा? कोई भी नहीं देखेगा। नेक्स्ट है आपका स्ट्रेटजी स्ट्रक्चर रिवैल्री। इसमें क्या होता है? आपको स्ट्रेटजीज़ बनानी होती है, स्ट्रक्चर्स बनाने होते हैं और कॉम्पिटिटर्स को भी देखना पड़ता है। आपको प्रोडक्ट्स बना रहे होते हैं जो आप प्रोडक्ट्स, उसके अकॉर्डिंग आप कॉम्पिटिटर्स को भी देखते हैं।
जैसे कि एक एग्ज़ाम्पल देके बताएंगे आपको। आपने आईफ़ोन लॉन्च किया था मार्केट में, ठीक है? अभी प्रीवियस वाली थ्योरी में आपको जो एग्ज़ाम्पल दिया था आईफ़ोन का, तो मार्केट में आईफ़ोन लॉन्च किया आपने, तो आपने लॉन्च कर दिया, ठीक है। और दूसरा कॉम्पिटिटर जो मार्केट में आएगा, वो भी अगर आईफ़ोन बनाएगा तो वो कैसा बनाएगा आईफ़ोन? आपके प्रोडक्ट के जैसा, मतलब कि आपके आईफ़ोन जैसा। क्योंकि लोग हैं ना आपके प्रोडक्ट के एडिक्टेड हैं। जो मार्केट में चीज़ें पहले अवेलेबल होती हैं, लोग उसके एडिक्टेड हो जाते हैं, उनको वैसी ही चीज़ चाहिए होती है। अगर आप कॉपी ला रहे हैं मार्केट में, तो आप सेम लेके आएंगे या माइनर सा डिफ्रेंशिएशन होगा तो चीज़ें चल जाएंगी, लेकिन अगर उसमें बहुत लार्ज अमाउंट पे डिफ्रेंशिएशन होगा तो चीज़ें एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगी, सक्सेस नहीं हो पाएंगी मार्केट में। इसलिए हमें अपने कॉम्पिटिटर्स का भी ध्यान रखना पड़ता है। नेक्स्ट एंड लास्ट क्या है आपका? रिलेटेड एंड सपोर्टिंग इंडस्ट्रीज़, मतलब कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ और जो हमारे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, जो लॉ कहता है, उसके अकॉर्डिंग हमें अपना ट्रेड करना चाहिए। ये हमारा पोर्ट्रेस डायमंड मॉडल था। थैंक यू क्लास, टेक केयर, स्टे होम एंड स्टे सेफ।